नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड्स गेन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की खेती से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है, गेहूं की खेती के लिए आपको भूमि का चयन कैसे करना है, गेहूं की खेती कब करनी चाहिए, साथ में गेहूँ के लिए आपको उन्नत किस्में का सिलेक्शन कैसे करना है, बीज की मात्रा क्या रखनी है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वो ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। गेहूं की खेती के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई का समय जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। अब बात आती है गेहूं की खेती के लिए भूमि का चयन। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बालुई दोमट, बाहरी दोमट, मटियारी तथा मार एवं कावर भूमि में भी की जा सकती है। भूमि का पीएच मान 5 से लेकर 7.5 के बीच में होना फसल के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि अधिक क्षारीय या अम्लीय भूमि गेहूं की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप कर सकते हैं। साथ में फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जा सकती है। मैंने यहाँ पे गेहूं की बुआई को 3 चरणों में डिवाइड किया है। पहला चरण जो आता है अगेती बुआई, 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसको हम अगेती बुआई कहते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी पैदावार मिल जाती है। दूसरा चरण जो है सही समय पे बुआई, 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच आप गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। तीसरा चरण जो रखा है मैंने पछेती बुआई का, 25 दिसंबर के बाद आप जो गेहूं की बुआई करेंगे उसको हम पछेती बुआई भी बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अगेती बुआई और पछेती बुआई के नुकसान बता देता हूँ। अगेती बुआई अगर आप गेहूं की करते हैं तो इसको आपको जो फ़ायदे मिलेंगे, इससे आपकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी होगी और आपकी फसल में कीट और रोग की समस्या भी काफ़ी कम आएगी। वहीं अगर आप गेहूं की पछेती बुआई करते हैं तो इससे पैदावार भी काफ़ी कम होगी और गेहूँ की फसल में कीट और रोग की समस्या भी सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगी। गेहूं की बुआई के लिए आपको बीज दर, भूमि में नमी की मात्रा, बोने की विधि तथा किस्म पर निर्भर करती है। बोने गेहूं की खेती के लिए बीज की मात्रा देसी गेहूं से अधिक होती है। तो बोने गेहूं के लिए आपको बीज दर जो ज़रूरत होती है वो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर या फिर 40 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोने गेहूं के लिए आप बीज दर रख सकते हैं। वहीं देसी गेहूं के लिए बात करें तो आपको बीज दर रखना है 70 से 90 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं और इनकी बीज दर की मात्रा ले सकते हैं। कतारों और पौधों से पौधों की दूरी की बात करें तो समय पर बोए जाने वाले गेहूं में कतारों से कतारों की दूरी यानी पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी आपको जो रखनी है वो रखनी है 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। देर से बुआई की जाने वाले गेहूं में आपको पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी आपको रखनी है 12 से 14 सेंटीमीटर का अंतराल आपको रखना उचित रहता है। साथ ही गेहूं की गहराई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए। अब बात आती है गेहूं की किस्मों का चयन कैसे करना है। आपको गेहूं की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का ही चयन करना है। तो अगर आप अगेती बुआई करना चाहते हैं या फिर समय पे बुआई करना चाहते हैं या फिर पछेती बुआई करना चाहते हैं, चाहे आप देसी गेहूं की वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से हर किस्म के लिए एक वीडियो रेडी की है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको अगेती बुआई से लेकर पछेती बुआई तक की सारी किस्मों की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी। गेहूं की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद की जाती है। तो खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है गेहूं की फसल के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले पहली जुताई डिस्क हैरो से कर खेत को 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट और हानिकारक जीवाणु मर जाएं। और साथ में डिस्क हैरो से जुताई करने से फ़ायदा आपको मिलेगा, जो धान के गूठे होंगे वो कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं और इन्हें जल्दी सड़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं पहली जुताई के साथ 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। 10 से 15 दिन बाद आपको अपनी खेत में पुरानी गोबर की खाद, जो कि 2 से 3 साल पुरानी सड़ी हुई, आप खाद ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो मात्रा लेनी है 80 से 90 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद की मात्रा रखनी है। वहीं हेक्टर की बात करें तो आप ले सकते हैं 2 से 3 टन आप पर हेक्टर के हिसाब से गोबर की खाद आप ले सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो लेनी है आपको 20 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डाल देना है।
वहीं हेक्टेयर में बात करें तो आपको लेना है 50 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को खेत में डालने के बाद आप 2 से 3 जुताई कर दें। जुताई आप हलो, रोटावेटर, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। साथ में आप दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल सकते हैं। तैयारी के समय या फिर बिजाई के समय आपको लेना है 2 लीटर क्लोरोफाइरिफास 20% ईसी को आप 25 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे आप दीमक कीट प्रकोप का नियंत्रण कर सकते हैं शुरू में ही। और फिर जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही प्रत्येक जुताई के बाद पाटा या फिर सुहागा लगा के खेत को समतल कर लेना चाहिए और फिर आप अपनी खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की फसल में आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है? किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में आपको जो ज़रूरत पड़ती है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, 40 किलोग्राम आपको पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देर से बुआई करना चाहते हैं गेहूँ की तो आपको उर्वरकों की जो मात्रा रखनी है 80 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए, 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस चाहिए, 40 किलोग्राम आपको पोटास चाहिए और अच्छी उपज के लिए आप 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग भी आपको करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आदि नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आप दे सकते हैं जुताई के साथ, या फिर आप पोटास की मात्रा बुआई के समय अपने दूसरे खादों के साथ भी दे सकते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई के साथ तथा बची शेष मात्रा आपको दूसरी सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप गेहूं की फसल को अगर आप खेत में गेहूं की फसल डीएपी से बुआई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी खाद लेनी है तो मैं बता देता हूँ और किस मात्रा में लेनी है। अगर आप डीएपी ले रहे हैं 18-46-00 तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा 18% मिल जाएगा आपको और आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा आपको 46%, लेकिन पोटास यहाँ पे 0% मिलता है। तो यहाँ पे डीएपी की मात्रा जो रखनी है आपको 40 से 50 किलोग्राम पर एकड़ रखनी है। साथ में आपको चाहिए पोटास की जो मात्रा लेनी है आपको यहाँ पे 25 किलोग्राम आपको पर एकड़ के हिसाब से आपको पोटास लेनी है। फिर इसके बाद लेना है आपको यूरिया की मात्रा जो रखनी है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में आप ले सकते हैं सल्फ़र की मात्रा लेनी है आपको 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़। यहाँ पे देखिए बात आती है, नाइट्रोजन आपकी डीएपी से और यूरिया से आपकी पूरी हो जाएगी। साथ में फॉस्फोरस आपके डीएपी के अंदर मिल जाएगा और पोटास की मात्रा हमने अलग से डाली है, तो हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा हमें यहाँ से मिल जाएगी। और सल्फ़र से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र हमें हमारी खेती के लिए भी मिल जाएंगे यहाँ से। तो इन चारों खादों को लेकर आप अपने खेत में गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ हिसाब से अगर गेहूं की खेती में बीज दर की बात करें तो आपको यहाँ पे 40 से 42 किलोग्राम आपको बीज पर्याप्त होते हैं और बीजों की बुआई आप बीजों को उपचारित करने के बाद ही करें। अगर आप बुआई एसएसपी के साथ करना चाहते हैं तो आपको एसएसपी के साथ कौन कौन से खाद उर्वरक लेने हैं जिसके बाद आप गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर आपकी फॉस्फोरस की 16% मात्रा होती है, नाइट्रोजन यहाँ पे 0% होता है, कैल्शियम इसके अंदर आपको 21% मिल जाएगा, सल्फ़र यहाँ पे आपको 11% मिल जाएगा। तो एसएसपी की मात्रा जो रखनी है पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है 100 से 120 किलोग्राम आपको एसएसपी की मात्रा रखनी है। साथ में आपको पोटास की मात्रा रखनी है 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से और यूरिया लेना है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे यूरिया से आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, पोटास से आपकी पोटास की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी और एसएसपी के अंदर आपकी फॉस्फोरस की मात्रा पहले से ही है तो यहाँ से आपकी फॉस्फोरस की मात्रा भी यहाँ से पूरी हो जाएगी। और साथ में देखिए एसएसपी के अंदर आपका सल्फ़र की मात्रा होती है और कैल्शियम की मात्रा होती है, तो यहाँ पे आपको अलग से सल्फ़र की मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसएसपी के अंदर पहले से सल्फ़र यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिससे गेहूँ की फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिलती है हमें। तो आप इन 3 खाद को लेकर अपने गेहूँ की बुआई कर सकते हैं एसएसपी के द्वारा। अगर आप गेहूं की बुआई एनपीके खाद के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खाद उर्वरकों की मात्रा किस हिसाब से लेनी है। यहाँ पे आपको एनपीके लेना है 12-32-16। इसके अंदर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा 12% होती है, फॉस्फोरस की मात्रा 32% होती है और पोटास की मात्रा 16% होती है। इसकी मात्रा जो लेनी है आपको लेनी है 50 से 60 किलोग्राम पर एकड़। इसके बाद लेना है आपको यूरिया, क्योंकि यहाँ पे एनपीके के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम होती है तो इसके लिए आपको अलग से यूरिया भी लेना होगा जिसकी मात्रा लेनी है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़। साथ में आपको लेना है
सल्फ़र की मात्रा जो रखनी है यहाँ पे 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़ आपको लेना है। तो इन 3 खाद को लेकर आप अपनी बुआई एनपीके के साथ कर सकते हैं और इससे अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अब इन तीनों खाद में से सबसे अच्छी खाद कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे अच्छी खाद एनपीके है, क्योंकि एनपीके के अंदर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फॉस्फोरस की मात्रा होती है और पोटास की मात्रा होती है। एनपीके के अंदर आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक, सल्फर, कैल्शियम और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आप एनपीके से आप गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं की उपज आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ में एनपीके से आपको ज़्यादा खाद का यूज नहीं करना होगा। आप इन खादों का यूज करके अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो आपको जो भी खाद अच्छी लगे वो आप लेके अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बुआई की विधियां। गेहूं की फसल के लिए गेहूं के खेत की तैयारी करने के बाद अब बात आती है गेहूं की बुआई की। तो गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। गेहूं की बुआई आप इन विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि जो आती है वो आती है छिड़काव विधि। इसको हम स्प्रिंकलर मेथड भी बोलते हैं। इस विधि से बीज को खादों के साथ मिलाकर समान रूप से खेत में छिड़क दिया जाता है और पाटा अथवा देसी हल लगाकर बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इस विधि से बोए गए गेहूं का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता, पौधे अस्वस्थ ढंग से उगते हैं, बीज अधिक मात्रा में लगता है और पौधे इधर उधर उगने के कारण निराई गुड़ाई में असुविधा होती है। परंतु अति सरल विधि होने के कारण कृषक इसे अधिक अपनाते हैं। तो ये थी पहली विधि। छिड़काव विधि से आप अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। दूसरी विधि जो आती है वो आती है सीडरल या मशीन द्वारा बुआई। यह बुआई करने के लिए आसान तथा सस्ता ढंग है। इसमें बुआई बैल चलित यंत्रों या ट्रैक्टर चलित मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें मशीन में पौध अंतराल व बीज दर का समायोजन इच्छानुसार किया जा सकता है। इस विधि से बीज भी कम लगता है और बुआई निश्चित दूरी तथा गहराई पर समरूप से हो पाती है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस विधि से बोने में समय कम लगता है। साथ ही इस विधि में से गेहूं की बुआई करने से आप निराई गुड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। अब आती है तीसरी विधि जो कि है डिबलर द्वारा बुआई। इस विधि में प्रत्येक बीज को मिट्टी में छेद कर कर निश्चित स्थान पर मनचाही गहराई पर बोते हैं। इसमें एक लकड़ी का फ्रेम को खेत में रखकर दबाया जाता है तो खूंटियों से भूमियों में छेद हो जाते हैं, जिनमें 1 से 2 बीज प्रति छेद की दर से डालते हैं। इस विधि से बीज की मात्रा काफ़ी कम, लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, परंतु समय एवं श्रम अधिक लगने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी तीसरी विधि जो कि है डिबलर द्वारा बुआई भी आप गेहूं की कर सकते हैं। अब बात आती है अगली विधि की जो कि है फर्व विधि। इसको हम इजराइल विधि भी बोलते हैं। इस विधि से बुआई सिंचाई यानी जल को बचाने के उद्देश्य से की जाती है। इस विधि में ऊंची उठी हुई क्यारियां तथा नालियां बनाई जाती है। क्यारियों की चौड़ाई इतनी रखी जाती है कि उस पर 2 से 3 लाइन में आसानी से आप गेहूं की बुआई की जा सकती है तथा नालियां सिंचाई के लिए प्रयोग में ली जाती है। इस प्रकार लगभग आधे सिंचाई जल की बचत हो जाती है। इस विधि में सामान्यतः प्रचलित विधि की तुलना से उपज अधिक प्राप्त होती है। इसमें ट्रैक्टर चलित यंत्र से बुआई की जा सकती है। यह यंत्र क्यारियां बनाने, नाली बनाने तथा क्यारी पर लाइन में एक साथ बुआई करने का कार्य करता है। तो इस विधि से भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग आप उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पर आपको पानी की उपलब्धता काफ़ी कम होती है। जो अगली विधि आती है वो आती है शून्याकर्षण सीडरल विधि। धान की कटाई के उपरांत किसानों को रबी की फसल गेहूं आदि के लिए खेत तैयार करने पड़ते हैं। गेहूं के लिए किसानों को लगभग 5 से 7 जुताई करनी पड़ती है। ज़्यादा जुताई की वजह से किसान समय पर गेहूं की बुआई नहीं कर पाते, जिससे सीधा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ता है। इसके अलावा इसमें लागत भी अधिक आती है। ऐसे में किसान को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। शून्याकर्षण सीडरल विधि से किसानों का समय बचता है, साथ ही लागत भी कम आती है, जिससे किसानों का लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। इस विधि के माध्यम से खेत की जुताई और बिजाई दोनों ही एक समय पर की जाती है। इसमें बीज भी कम लगता है और पैदावार करीब 15% बढ़ जाती है। खेत की तैयारी में लगने वाले श्रम व सिंचाई के रूप में भी करीब 15% बचत होती है। इसके अलावा खरपतवार प्रकोप भी कम होता है, जिससे खरपतवार नाशकों का भी खर्चा कम होता है। समय से बुआई होने से पैदावार भी अच्छी होती है। तो ये थी गेहूं की बुआई की विधियां जिनसे आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो गेहूं की फसल में आप खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे? गेहूं की खेत में चौड़ी पत्ते वाले किरसन नील, बथुआ, हिरनखुरी, सेंजी, चटरी मटरी, जंगली गाजर आदि और घास कुल के आदि खरपतवार लगते हैं।
इनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं? इनकी रोकथाम निराई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके आप इनकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं पेंथामेथिलीन 30% ईसी की मात्रा जो लेनी है आपको 800 से 1 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है। या फिर आप ले सकते हैं आइसो प्रोटोयूरान 50% WP की आपको जो मात्रा लेनी है आप ले सकते हैं 1.5 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक रसायन ले सकते हैं, उसको आप 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव कब करना है? जब आपकी बुआई हो जाए उससे 1 या 2 दिन बाद आप इसका छिड़काव अपने खेत में अच्छी तरह से कर दीजिए। छिड़काव करने से आप शुरू में ही खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद या पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद आपको लेना है 4D सोडियम साल्ट 80% WP। ये मार्केट में आपको फार्नेक्सान या टाइफाइसाइड के नाम से भी मिल सकती है। इसकी मात्रा लेनी है आपको 600 ग्राम को आपको 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना है पूरे गेहूं की खेत में। इसका छिड़काव करने से आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गेहूं की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो गेहूं की सिंचाई पानी की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार और पौधे की आवश्यकता के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि जड़ें निकलना, पहली गांठ बनना और दाना बनना, जिन पर सिंचाई करना बहुत अति आवश्यक है। यदि सिंचाई के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई 21 दिन पर, इसके बाद आपको 20 दिन के अंतराल पर अन्य 5 सिंचाई कर देनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको 6 सिंचाई अपनी खेती में करनी चाहिए अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंचाई के बारे में बता रहा हूँ। तो पहली सिंचाई आपको कब करनी चाहिए? अगर आपने खेतों में गेहूं की बोनी किस्मों यानी हाइब्रिड किस्मों को लगाया है तो इसके लिए आपको जो पहली सिंचाई करनी है वो करनी है आपको बुआई से 20 से 25 दिन पर सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आपने खेतों में गेहूं की लंबी किस्मों की बुआई की है तो इसके लिए आपको सिंचाई जो करनी है पहली, वो बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद ही आपको सिंचाई करनी है। तो पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन में कर देनी है और इसके लिए आपको लेना है 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास देकर ही आप सिंचाई करें। यानी सिंचाई के 1 दिन पहले या सिंचाई करने से पहले आप ले सकते हैं 45 ग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र। आप खेतों में अच्छी तरह से बिखेर दीजिए और उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई जो आपको करनी है वो करनी है आपको बुआई के 40 से 50 दिन बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है। दूसरी सिंचाई के समय आपको लेना है 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम आपको ले सकते हैं इफ़्को का सागरिका, ये आपका दानादार सागरिका आता है आपको। इस दोनों को मिक्स करके अच्छे से आप प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास डालकर सिंचाई कर दें। तो दूसरी सिंचाई आपको करनी है 40 से 50 दिन बाद। तीसरी सिंचाई की बात करें, तीसरी सिंचाई आपको बुआई के लगभग 60 से 70 दिन बाद कर देनी है। चौथी सिंचाई की बात करें, चौथी सिंचाई आपको फूल आने की अवस्था या अर्थात बुआई के 80 से 90 दिन बाद आपको कर देनी है। पाँचवीं सिंचाई आपको बुआई से 100 से 110 दिन के बाद कर देनी है। छठी सिंचाई जो आपको करनी है वो करनी है 130 से 140 दिन के बीच में आप छठी सिंचाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको गेहूं की खेती के लिए 5 से 6 सिंचाई पर्याप्त होती है। 5 से 6 सिंचाई करने से गेहूं की खेती में उपज काफ़ी अच्छी होगी। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना है? गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख कीट जो हैं, सबसे पहले जो कीट आता है वो आता है दीमक। यह एक सामाजिक कीट है। ये कीट कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 90% श्रमिक होते हैं, 2 से 3% सैनिक होते हैं, एक रानी और एक राजा होते हैं। श्रमिक कीट पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के पंखीन होते हैं जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। ये कीट फसल को अंकुरण के समय ही हानि पहुंचाते हैं। ये कीट पौधों की जड़ों को खाते रहते हैं जिसके कारण पौधा मर जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको खेत में कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है। पिछली जो फसल होगी आपकी उसके अवशेषों को आपको एकत्रित करके नष्ट कर देना है। साथ में बिजाई के समय खेत में डालना है आपको 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी को 25 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप मिट्टी में मिला दीजिए। साथ में फसल की बिजाई क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी की 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से बीज को उपचार करके ही बुआई करनी चाहिए, या फिर आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर लेके आप अपना बीज को उपचारित कर सकते हैं। खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी की आपको लेनी है 2.5 लीटर की मात्रा
प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। इन बातों को ध्यान रख के आप दीमक की रोकथाम कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। दूसरा जो कीट आता है वो आता है माहू। हरे रंग के शिशु होते हैं माहू के, एवं इसके प्रौढ़ माहू पत्तियों एवं हरी बालियों से रस चूसकर पौधे को हानि पहुंचाते हैं, जिस पर काली फफूंद उग आती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इससे पौधा क्या होता है, हमारा क्षतिग्रस्त होता है और पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, माहू कीट के नियंत्रण हेतु आपको लेना है डाईमेथोएट 30% EC की आपको लेनी है 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं मिथाइल और डेमेटोन 25% EC, इसकी भी आपको लेनी है 1 लीटर मात्रा। दोनों में से आप कोई एक लेकर लगभग 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप कोई केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नीम ऑयल 0.15% EC की आपको 2.5 लीटर मात्रा लेनी है, प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग कर देना चाहिए अपने गेहूं की फसल में। इससे आप माहू कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख कीट आता है वो आता है सेना कीट। सेना कीट नवजात सूंडियों पौधों के साथ बारीक धागे की सहायता से लटकी रहती है और इसी धागे की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती है। शुरू में सूंडियाँ कोमल पत्तियों पर पलती हैं और बड़ी सूंडियाँ पुरानी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। कभी कभी सूंडियाँ बालियों एवं दानों को भी खा जाती है। सेना कीट के रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, जिस पौधे पर आपको सूंडी नजर आए उस पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। साथ में आप कीटनाशक जैसे कि है आपका कीटनाशक जैसे डाइक्लोटोवास 76 EC, इसकी लेनी है आपको 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं कार्बिल 50 WP, इसकी भी आपको लेनी है 1 किलोग्राम मात्रा को आप 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर अच्छे से पूरे खेत पर छिड़काव कर दीजिए। ये प्रति हेक्टेयर की दर से मैंने आपको बताया है, और इसकी छिड़काव करने से आप सेना कीट की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कीट की, जो कि है मकड़ी या मोइला। ये भी गेहूं का प्रमुख कीट है। मकड़ी का प्रकोप मध्य दिसंबर से शुरू होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, पहली बार लाल मकड़ी दिखाई देने पर डाईमेथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं मेलाथियान 50 EC की 1 से 1.5 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं क्विनालफॉस 25% EC, इसकी मात्रा जो लेनी है आपको 800 से 1 लीटर तक आप मात्रा रख सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका छिड़काव गेहूं की पूरी फसल में कर देना है। अगला जो कीट आता है वो आता है तना छेदक। यह भी गेहूं के प्रमुख कीटों में शामिल कीट है। यह गेहूं के तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है आपको, जब आपकी फसल में फुटाव शुरू हो जाता है तो उस टाइम आपको लेना है क्विनालफास 25% EC की 1 लीटर मात्रा लेनी है। उसको आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से तने छेदक की रोकथाम की जा सकती है। अगला जो कीट आता है वो आता है गेहूं का बग। यह भी गेहूं के प्रमुख कीटों में से है जो गेहूं की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। जब फसलों में दाना बनना शुरू होता है तब ये कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण दाने खोखले रह जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, कीट का प्रकोप अधिक होने पर आपको लेना है 1 लीटर मिथाइल पेंटिथियान 50 EC, या फिर आप ले सकते हैं 1 लीटर क्विनालफास 25% EC की मात्रा को आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको गेहूं की फसल में छिड़काव कर देना है, जिससे आप गेहूं के बग जैसे कीट की रोकथाम कर सकते हैं। गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग जो हैं वो हैं रोली रोग, जिसको हम रतवा रोग भी बोलते हैं। ये 3 तरह के रतवा होते हैं, जो कि है पीला रतवा, भूरा रतवा और काला रतवा। तो 1 बाय 1 मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात आती है पर्णरतवा रोग, भूरा रतवा रोग, या इसको हम ब्राउन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग की पहचान कैसे करनी है आपको, यह रोग जनवरी से फरवरी के बीच में दिखाई देता है। इस रोग की पहचान यह है कि इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों की ऊपरी सतह पर नारंगी रंग की सुई के नोक के समान बिंदु होते हैं, जो बाद में और घने होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग से ग्रस्त पत्तियां जल्दी सूख जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी कमी होती है और दाना हल्का बनता है। गर्मी बढ़ने पर इन धब्बों का रंग पत्तियों की निचली सतह पर काला हो जाता है। इस रोग से गेहूं की उपज में 30% तक हानि हो सकती है। आपको ब्राउन रतवा, भूरा रतवा और पर्णरतवा रोग की रोकथाम कैसे करनी है, इसके लिए आपको बुआई समय से करनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, उन्नत किस्मों का ही चयन आपको करना है। साथ में आपको जो उन्नत किस्में लेनी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में होनी चाहिए। साथ में खेतों का निरीक्षण करते रहें, और जब आपको ये रोग दिखाई दे यानी पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे
तो आप इन केमिकलों का यूज कर सकते हैं। पहला है आपका प्रोपिकोनोजोल 25 EC। इसकी आपको 500 ml मात्रा लेनी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं मैंकोजेब 70% WP की मात्रा आपको 2 किलोग्राम रखनी है, या फिर आप ले सकते हैं जिनेब 75% WP, इसकी भी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इनमें से आप कोई भी एक केमिकल लेके 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों पर छिड़काव कर दें, यानी पूरी फसल पे आप अच्छे से छिड़काव कर दें। स्प्रे या छिड़काव करने से आप भूरा रतुआ रोग को गेहूं की खेती की फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रतुआ रोग जो आता है वो आता है पीले रतुआ रोग। इसको येलो रस्ट और धारीदार रतुआ भी बोलते हैं। इस रोग के लक्षण शुरू में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देते हैं और पीला पाउडर आपको ज़मीन पर भी देखने को मिल जाता है। इसी स्थिति को ही गेहूं का पीले रतुआ रोग कहते हैं। यदि यह रोग कल्ले निकलने वाली अवस्था या इससे पहले आ जाता है तो फसल में बालियाँ भी नहीं आती है। यह रोग तापमान बढ़ने से कम हो जाता है और पत्तियों पर जो पीली धारियाँ होती हैं वो काले रंग की हो जाती हैं। इस रोग की रोकथाम कैसे करनी है? आपको बुआई समय से करनी चाहिए। बुआई के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही चयन करें। खेतों का निरीक्षण करते रहें और इस रोग की रोकथाम के लिए आप ले सकते हैं प्रोपिकोनोजोल 25 EC की 500 ml मात्रा, या फिर ले सकते हैं आप मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम मात्रा को लेकर 600 से 700 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों पर छिड़काव कर दें। तीसरा रतुआ रोग जो आता है वो आता है तना रतुआ रोग, काला रतुआ रोग, ब्लैक रस्ट के नाम से इस रोग को हम जानते हैं। यह रोग अक्सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फैलता है। इस रोग में गेहूं की फसल में तने व पत्तियों पर चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपको बुआई समय से करनी है। बुआई के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही चयन करना है। खेतों का निरीक्षण करते रहें और अगर आपको पत्तियों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई दें तो इसकी रोकथाम के लिए आपको लेना है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर आप ले सकते हैं मैंकोजेब 70% WP। इसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है, या फिर आप ले सकते हैं जिनेब 75% WP की भी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। और इनमें से किसी एक को लेकर आपको 600 से 700 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है और जिससे घोल बन जाए। घोल बनने के बाद आपको प्रति हेक्टेयर की दर से इनको अपने पत्तियों पर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से गेहूं की फसल में काला रतुआ का रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं। अब बात आती है गेहूं की खेती में लगने वाला चौथा रोग, जो कि प्रमुख रोग है करनाल बंट रोग। इसका प्रकोप अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के मैदानी इलाके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में अधिक होता है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम होती है। रोकथाम की बात करें, उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, जो आपको थायरिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आपको बीज दर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। अगर फिर भी आपको ये रोग दिखाई दे रहा है तो रोकथाम हेतु आपको खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC की 500 ml मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको गेहूं की फसल में दाना बनते समय छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से गेहूं की खेती में करनाल बट जैसे रोग का रोकथाम कर सकते हैं आप। इसके बाद बात आती है कंडवा या लूज स्मार्ट रोग। इस रोग के लक्षण बाली आने पर दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोगजनक के रोगकंड स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं और वो भी बालियां आपकी ख़राब हो जाती हैं। इसकी रोकथाम कैसे करनी है आपको? इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें और बीजों को उपचारित करके ही आपको बोना है। यानी कोई भी फंगिसाइड पाउडर लेके आप अपने बीजों को उपचारित करके ही आप उसकी बुआई कीजिएगा। इसके बाद जो रोग आता है वो आता है पर्ण झुलसा। इसको हम लीफ ब्लाइट रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों में पाए जाते हैं तथा पत्तियों पर प्रमुख होते हैं। प्रारंभ में रोग के लक्षण भूरे रंग के नाव के आकार के छोटे धब्बों के रूप में उभरते हैं, जो कि बड़े होकर पत्तियों के संपूर्ण भाग या कुछ भाग को झुलसा देते हैं तथा उत्तक मर जाते हैं और हरा रंग नष्ट हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इस प्रकार के बीज में अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है। इस रोग से रोग ग्रसित फसलों में 50% तक की उपज की हानि हो सकती है। रोकथाम की बात करें
तो बीजों को आपको किसी भी फंगिसाइड पाउडर में आपको अच्छे से मिक्स करके ही आपको बीज उपचार करके अपनी बुआई करनी चाहिए। इस रोग से बचने के लिए आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में 15 दिन के अंतराल पर आपको 2 छिड़काव करने हैं। उसके लिए आपको लेना है मैंकोजेब, जिसकी आपको मात्रा रखनी है 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 600 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से आप इस रोग की रोकथाम पहले ही कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस तरीके से गेहूं की बुआई कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको A to Z गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक सारी जानकारी आपको दी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।